हेलो बच्चों, वेलकम टू पांडर एकेडमी। तो साइंस वाले सीरीज में हम लोग धातु और धातु चैप्टर पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने इसका 3 लेक्चर देखा है, जिसमें हम लोगों ने धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, उसके भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण और साथ में सक्रियता सीरीज के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे कि आज हम लोग के जो SCERT का बुक है उसमें उससे आगे क्या दिया हुआ है, उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। साथ में जो मैंने बताया था कि अयस्कों का जो निष्कर्षण होता है, अयस्क से धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, अयस्क क्या होता है, वो सारी चीज हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था, ये सक्रियता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोग देखा था, तो ये ऊपर वाले क्या थे, सबसे अधिक रिएक्टिव थे, सबसे अधिक क्रियाशील थे। बीच वाले ये जिंक हो गया, फेरस हो गया, लेड हो गया या फिर टीन हो गया, ये सब मध्यम क्रियाशील थे। और अंत वाले थे वो निम्न क्रियाशील थे। तो ये सारा चीज हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हुए थे। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे देखना स्टार्ट करेंगे कि जो मेटल और नॉन मेटल है। अब जैसे कि मेटल का तो था कि बहुत सारा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, चार जो हम लोग देखे थे, 4 तरह का रिएक्शन। नॉन मेटल में उस तरह का कुछ नहीं है। नॉन मेटल में एक सिंपल सा है, वही कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो आज उसमें मतलब हम लोग के बुक में उस तरह का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसमें ध्यान नहीं देंगे। हम लोग को एकदम फोकस रखना है जो हमारा सिलेबस है, जो SCERT का बुक है, जो जितना कहता है उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब उसमें जो अगला टॉपिक दिया हुआ है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी कि धातु और अधातु किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं या आपस में किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो जो मेटल का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, तो उसमें मेटल का एक बेसिक प्रॉपर्टीज क्या था कि उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की टेंडेंसी होती थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति थी मेटल की, है ना। और नॉन मेटल की क्या थी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। यानी कि दो चीज है हमारे पास, मेटल और नॉन मेटल। एक को इलेक्ट्रॉन त्यागना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो ऑटोमेटिकली बात है कि एक मतलब त्याग करने वाला है और एक ग्रहण करने वाला है, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, आपस में अभिक्रिया कर सकते हैं। अब ये करते क्यों है, तो इसका जो बेसिक्स है, हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, वो एक ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल या फिर अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल या फिर अष्टक का नियम। यानी कि प्रकृति में जितना भी तत्व है, नेचर में जितना भी हमारे पास एलिमेंट है, हर कोई क्या करता है अपने आप को, मतलब नेचर में तत्व क्या, कोई भी चीज जो मतलब यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, अपने आप को अस्थाई बनाना चाहती है। तो ये एलिमेंट भी उससे कुछ अलग नहीं है, ये भी अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा इसको, कि इसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या या तो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 8 हो जाए या फिर शून्य रहे। बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 करना चाहता है या फिर शून्य करना चाहता है ना। तो इसी को कहा जाता है ऑक्टेट रूल या फिर अष्टक का नियम। तो ये जो ऑक्टेट रूल के कारण ही क्या कहता है, जो मेटल में है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का टेंडेंसी है, उसको मतलब छोड़ने का टेंडेंसी है। और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का टेंडेंसी। जैसे कि दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं, एक ले लिए सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। ये इसका हो गया परमाणु संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सिंपल ऐसे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, पहला में 2, फिर 8, फिर 1। उसी तरीके से एक और लो, कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 17, है ना।
तो 17 का अगर लिखेंगे तो 2, 8 और 7। अब इसके जो देखो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यहाँ पे, इसका जो बाहरी कक्षा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या है, दोनों में टेंडेंसी क्या होना चाहिए कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, ताकि खुद को ज्यादा स्टेबल बना ले। और ये क्लोरीन भी क्या करेगा, अपने बाहरी कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है उसको, और एक और का 7 का त्याग करना मुश्किल है। तो 7 का त्याग करना मुश्किल है, एक को ग्रहण करना मतलब मुश्किल है। तो मुश्किल 7 का त्याग करना है, एक को ग्रहण करना आसान है। तो क्या करेगा, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लेके जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उसका सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, और इस तरह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, इस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो बनने वाला बॉन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। बनने वाला बॉन्ड या फिर बंधन या बंध को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। तो ये आपस में जो भी मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस तरह का बॉन्ड का निर्माण करते हैं, सामान्यतः वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसके बारे में ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आगे किस तरह से ये काम करता है। अब देखो, जैसे सोडियम है हमारे पास और कैल्शियम, है ना। सोडियम हो गया और साथ में कैल्शियम। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ले लो एक इसको। ठीक है, बाहरी कक्षा में एक इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर इसका मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन है। 2, 2, 4, 2, 6, एक 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, रिएक्शन। तो ये जो सोडियम का ये एलिमेंट है क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफर होके इसके पास चला जाएगा। इसके पास चला गया तब सोडियम के बाहरी कक्षा में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 11 हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। 2, 8 और एक, यहाँ पर है 2, 8 और 7। तो जब इस तरह से रिएक्शन किया तो यहाँ एक तो हमारे पास सोडियम रह गया, है ना। इसका सोडियम आ गया, ठीक है। साथ में आ गया यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन 2, 2, 4, 2, 6, एक 7, और एक जो उसका वाला 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का आया था उसको लेके। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल जो है आपस में रिएक्शन करते हैं। इस तरह से मेटल और नॉन मेटल आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो यानी सोडियम जो हुआ अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोकर वो सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अपना क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्लोरीन माइनस में, और इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो है NaCl, है ना। तो इस तरह से जो कंपाउंड बना वो क्या हो गया, NaCl। तो अब जो सोडियम पे जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, सोडियम के ऊपर जो 1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग किया है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। और प्लस का चार्ज आने के बाद ये अपने आप को बनाता है, जो सोडियम प्लस है उसको हम लोग कहते हैं धनायन, या इंग्लिश में बोलें इसको तो केटायन। धनायन या फिर केटायन। और ये बन गया हमारे पास क्लोरीन बनता है ऋणायन, या फिर नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं हम लोग एनायन। तो केटायन और एनायन फिर आपस में ये लोग रिएक्शन मतलब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनते हैं, एक न्यूट्रल कंपाउंड का निर्माण करते हैं जो कि है NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का हम लोग देख सकते हैं।
तो मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से बन रहा है, हमारे पास दो पढ़ने का है, एक तो सोडियम क्लोराइड का और एक मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में। तो सोडियम क्लोराइड का हम लोग देख लिया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड को देखते हैं कि MgCl2 का निर्माण कैसे होता है। MgCl2 का निर्माण, तो MgCl2 में भी क्या है कि मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है ना। मैग्नीशियम के पास क्या है, बाहरी कक्षा में मैग्नीशियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हम लोग। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। तो ये हो गया 2, 8 और 2, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है। साथ में हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का 2, 8 और 1, उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तब मैग्नीशियम अपना दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करेगा, और मतलब अपने आप को स्टेबल करेगा। और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने आप को स्टेबल करेगा। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम का बनाते हैं। मैग्नीशियम का हो गया, इसके पास समझ लो कि दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इधर क्लोरीन है जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसके पास देने के लिए दो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक क्लोरीन नहीं, उसके बदले दो क्लोरीन। और दोनों क्लोरीन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। एक क्लोरीन के बजाय दो क्लोरीन और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी कि ये आ गया 6 और एक 7। यहाँ पे भी 2, 2, 4, 6 और एक 7। तो अब मैग्नीशियम क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, दोनों के साथ क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का निर्माण करेगा। और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और एक यहाँ आ गया इस तरह से, ठीक है। और दोनों के साथ ये MgCl2 का निर्माण करेगा। अब ये मैग्नीशियम जो है वो दो क्लोरोन का मतलब दो क्लोरोन बोल रहा हूँ, दो इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया है। तो ये इसके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज, +2 चार्ज। और यहाँ एक क्लोरीन है तो क्लोरीन माइनस, ये क्लोरीन माइनस, और ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना रहा है, MgCl2 का निर्माण कर रहा है, MgCl2 का निर्माण कर रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, और साथ में जो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, मतलब जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है या फिर उसको ग्रहण करता है। और इस तरह से मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है, धनायन में, और नॉन मेटल ऋणायन में। और इस तरीके से जो दोनों के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव के जो बॉन्ड बनता है वो हो जाता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंधन, ठीक है। तो इसके बारे में यही था। इसी तरह से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको हम लोग वर्ड में भी लिख लेंगे, शब्दों में। धातुओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए क्यों होती है त्याग करने की प्रवृत्ति, उसको ये ब्रैकेट में लिख लो।
धातुओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, ब्रैकेट में लिख लेना, अष्टक प्राप्त कर रहे हेतु, प्राप्त करने हेतु। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन या फिर केटायन का निर्माण करते हैं। ठीक है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, क्यों? क्योंकि उनको अष्टक प्राप्त करना होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड करेंगे कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, सेम रीजन है उसका, अष्टक प्राप्त करने हेतु, इसलिए अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन का, या फिर इसको बोलेंगे एनायन का निर्माण करते हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन का निर्माण करते हैं, और अधातु ऋणायन का निर्माण करते हैं। यहाँ हो गया धनायन का निर्माण करते हैं, ये हो जाएगा ऋणायन का निर्माण करते हैं। अब जब ये अधातु और धातु, अभी हम लोग देखा कीटायन और ऋणायन का जब निर्माण किए, तो जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो उस तरह के जो कंपाउंड बनते हैं, उस तरह का जो यौगिक बनता है, उसको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल के लिख लोगे आयनिक यौगिक, या फिर आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक यौगिक। अभी हम लोग देखा था कि आयनिक यौगिक कैसा होता है, ये दोनों के कौन सा यौगिक है? ये भी है आयनिक यौगिक, और ये भी क्या है? आयोनिक यौगिक या फिर आयनिक कंपाउंड। तो अगर आयनिक कंपाउंड का हम लोग को परिभाषा पूछा जाए कि क्या होता है, मतलब उसको डिफाइन करना हो, तो सिंपली इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? धातुओं और अधातुओं, यानी कि धातु और अधातु, धातुओं और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ट्रांसफर ही तो हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, धातु से किस में? अधातु में। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थानांतरण। तो धातुओं और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने
सिंपल अगर आयनिक यौगिक पूछा तो बोल दो उससे बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन और हम लोग ऐड कर लेते हैं, बने बंध को या जो बने बॉन्ड को आयनिक बंध या फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इस प्रकार से बने यौगिक आयनिक यौगिक या फिर आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर पूछे तो सबसे एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है वो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब सारा क्या है, आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। पीछे हम लोग किस तरह से उसका निर्माण होता है, किस तरह से वो बॉन्ड बनाते हैं, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखे हुए हैं ना। तो इसको लिखने के बाद चाहो तो नीचे में तुम दोबारा ये और ये बना सकते हो। ठीक है, करो नोट डाउन करो इसको। और भी अगर चाहो तो एग्जाम्पल बढ़ा सकते हो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो गया, या फिर बहुत सारा उस तरह का तो बनता है, तो बढ़ाते जाओगे तो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। CaCl2, इस तरह से बहुत सारा आयनिक कंपाउंड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, सारा का सारा क्या है, सब आयनिक कंपाउंड। हो गया, या इसको पॉज करके लिख लेना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओह, ये आ गया। इसमें एक और चीज ऐड करना था, पेज इसके लिए डाले नहीं। चलिए क्या हटा सकते हैं, इसमें जोड़ नहीं सकते। ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड करना है, ये बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग को एक और चीज़ देखना है कि आयनिक कंपाउंड के जो गुण होते हैं क्या क्या है, आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुण होते हैं। तो हेडिंग डालो, आयनिक के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक जो कंपाउंड है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो इसमें क्या बन रहा था, आपस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, तो उसके कारण क्या बन रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत आकर्षण बल लग रहा था। तो उसके कारण से जो बॉन्ड बनता है वो बहुत मजबूत होता है, यानी विद्युत आकर्षण बल के कारण जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है। तो उसके कारण से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि क्या है उनके जो मॉलिक्यूल है उसके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, काफी मजबूत है, यानी कि उसके जिससे उनका निर्माण हुआ है उनके बीच का बॉन्ड काफी मतलब मजबूत है, इसलिए उनका जो अवस्था होगा वो हमेशा ठोस अवस्था होती है। ठीक है, और साथ ही उसके साथ
ठोस भी होते हैं और साथ में वो क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं। ठोस हो गए तो ऑब्वियसली बात है, सामान्यतः क्या होता है, ठोस होता है। तो पहला जो प्रॉपर्टी हो गया ये क्या हो गया कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, पहला कलर भैया, हम्म, पहला हो गया आयनिक यौगिक, कठोर एवं ठोस अवस्था में होते हैं। कठोर और ठोस अवस्था में होते हैं। कारण अगर पूछा गया तो कारण क्या होगा, कारण अगर पूछा जाए कि क्यों होते हैं ठोस, तो उसमें जो धनायन और ऋणायन के बीच में क्या है, मजबूत आकर्षण बल होता है, उसके कारण से वो ठोस अवस्था में होते हैं। धनायन और आकर्षण के बीच में जो बल होता है उसके कारण से क्या होते हैं वो, धनायन एवं ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, ये उसका रीजन हो गया। क्यों कठोर होते हैं, तो धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल लगता है, इसीलिए ये ठोस होते हैं। दूसरा ये होते हैं कि ये मतलब आयनिक यौगिक, ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या, क्रिस्टल टाइप का होता है, जैसे उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, ज़्यादा दबाव डालेंगे तो वो टूट जाएगा। यानी कि ज़्यादा दाब डालने पर ये टूट जाते हैं। ज़्यादा दाब डालने पर क्या होता है, ये टूट जाता है। अब इसके बीच में क्या था, आकर्षण बल ज़्यादा था, धनायन और ऋणायन के बीच जो बॉन्ड है उसके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है। तो अगर उसको हम लोग उसका जो मतलब गलनांक और क्वथनांक होगा, यानी अगर उसको पिघलाना है या फिर उबालना है, उसको गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो तीसरा जो इसका प्रॉपर्टीज होगा, इनका क्या, ऐसे लिखो, आयनिक यौगिकों का गलनांक, गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, एवं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा, उच्च होता है। जनरली सामान्यतः क्या होता है, ये अधिक होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गए। इसके अलावा कि जो आयनिक कंपाउंड है वो जनरली, जैसे NaCl को ही ले लो या कोई भी क्लोराइड को ले लो, तो सामान्यतः क्या होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, जल में वो घुलनशील होता है। तो एक जो सामान्यतः आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि जल में घुलनशील होते हैं। सामान्यतः आयनिक कंपाउंड जल में घुलनशील होते हैं। तो इस चीज को भी ऐड करो इसमें कि सामान्यतः आयनिक यौगिक
जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर में क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, जल में घुलनशील होगा। और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी कार्बनिक विलायक, जैसे कि बेंजीन हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मतलब इस तरह का जिसमें कुछ घुल सके लेकिन वो ऑर्गेनिक हो, यानी कार्बनिक हो, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, तो उसमें ये अघुलनशील होते हैं, उसमें ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो जल में तो घुलनशील होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सामान्यतः अघुलनशील होते हैं। तो सामान्यतः आयनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अघुलनशील होते हैं। तो ये इसका 5 प्रॉपर्टी हो गया। एक आध और है, वो भी देख लेते हैं हम लोग कि अ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर कार्बनिक मतलब ये जो क्या बोलते हैं आयनिक यौगिक है, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे नमक ही ले लो, वो जब ठोस अवस्था में है तो उसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। ठीक है, उसके बीच में कोई आयन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, तो उसके थ्रू मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन उसी नमक को अगर हम जल में घोल देते हैं, यानी पानी में घोल देते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, पानी में घुलने के बाद वो अपने मतलब जो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। ठीक है, तो उसमें अब मतलब सोडियम का जो क्या बोलते हैं धनायन भी है और साथ में इसका ऋणायन भी है। तो जब वो वहाँ पे अपने चार्ज में टूट गया तो वहाँ पे आवेशित हो जाता है, उस कंडीशन में अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये सारा आयनिक कंपाउंड में होता है लगभग। तो आयनिक कंपाउंड सामान्यतः क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु एक्वस यानी कि उसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उनका जलीय विलयन बनाया जाएगा तो वो विद्युत का सुचालक होगा, परंतु इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज हो गए आयनिक गुण के, मतलब आयनिक कंपाउंड के। आयनिक यौगिकों का सारा गुण, इसको ध्यान देना, इसको नोट कर लेना। इसमें जैसे एक दो नंबर वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बनता है कि आयनिक यौगिकों का जो है अ, गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि जो आयनिक यौगिक है इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो कारण क्या हो जाएगा इसका, धनायन और जो ऊपर हमने लिखा है ऋणायन के बीच के बीच मजबूत आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल के कारण बॉन्ड मजबूत होता है, उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए क्या होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको।
ये हमारा धातु और अधातु के बीच में किस तरह से अभिक्रिया होती है सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अयस्क और खनिज के बारे में, और किस तरह से अयस्क से हम लोग मेटल प्राप्त करते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसमें, क्या क्या हम लोग को देखना है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। किस तरह से मेटल प्राप्त करेंगे और वो सांद्रण वगैरह क्या होता है वो सारा कुछ। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, और इसके बाद एक और चैप्टर है जो केमिस्ट्री का शायद लास्ट चैप्टर होगा 10th में। कार्बन और उसकी यौगिक, वो उससे भी बड़ा है, तो उसमें और भी मतलब 5-6 लेक्चर लगेगा उसमें भी। उसके बाद फिर छोटा छोटा चैप्टर है वो फिजिक्स वाला जो भी है, या फिर बायो वगैरह का है, वो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलो। इधर अब हम लोग वो देखे थे सक्रियता श्रेणी में 3 तरह का धातु देखे थे, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील, है ना। अब ये जितना भी धातु है ये सारा का सारा मतलब स्वतंत्र रूप में तो रह नहीं सकता, क्यों? क्योंकि क्या है, ये अभिक्रियाशील है। तो अभिक्रियाशील है तो किसी न किसी के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया बना के उसका जो कंपाउंड है वो अभिक्रिया करके कंपाउंड बना के वो मतलब रहेगा। और वो सारा कुछ हम लोग कहाँ से धातु प्राप्त करते हैं, तो भूपर्पटी यानी कि अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो सरफेस है वहां से प्राप्त करते हैं। तो वहां पे जो भी मतलब चट्टान के रूप में या फिर जिस रूप में जो धरती की भूपर्पटी है उसमें जो धातु मौजूद होते हैं उनको कहा जाता है खनिज। दो वर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक हो गया खनिज यानी कि मिनरल, और दूसरा है अयस्क यानी कि ओर। खनिज को बोलते हैं हम लोग मिनरल, और अयस्क को ओर। तो खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है? तो खनिज सबसे मेन क्या होगा कि जो जितनी भी मतलब धातु है भूपर्पटी में जिस रूप में अपने यौगिकों के रूप में मौजूद होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खनिज। यानी कि धातु जो है मौजूद है तो खनिज। लेकिन अब जैसे उसको निकालना है, उसका एक्सट्रैक्शन करना है, उससे उसका निष्कर्षण करना है, तो जो धातु या फिर जिस खनिज से धातुओं का निष्कर्षण लाभकारी हो, यानी कि ऐसा ना हो कि मान लो कि हम 100 रुपया का उससे कोई मेटल निकाल रहे हैं, मेटल प्राप्त कर रहे हैं, और उसको निकालने में ही हमारा मतलब 500 रुपया खर्चा हो जाता, फिर हम क्यों निकालेंगे? कुछ प्रॉफिट तो है नहीं उसमें। तो जिस मिनरल से अयस्क को निकालना लाभकारी हो, यानी कि आसान हो और प्रॉफिटेबल हो, तो उस तरह के खनिज को क्या बोलेंगे हम लोग, अयस्क। इसीलिए हम लोग अ, खनिज का निष्कर्षण नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अयस्क का। यानी कि जैसे कि कोई भी बिहार वगैरह में ये सुनते हैं, हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं कि वहाँ पे है, जमुई एक जिला है कि वहाँ पे सोना का खदान है, लेकिन उससे निकलना स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पे जितना सोना है उससे कहीं ज्यादा उसको निकालने का खर्चा है ना। तो इस तरह के जो मिनरल है उसको हम लोग अयस्क नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे निकालना आसान नहीं है। तो जिस तरह के मिनरल से, जिस तरह के खनिज से अगर मतलब धातु को प्राप्त करना आसान होगा उसी को हम लोग बोलेंगे अयस्क या फिर ओर। ठीक है, तो खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर चाहो तो लिख सकते हो इसको, खनिज का परिभाषा अगर पूछ ले तो, खनिज, खनिज या फिर पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, जो 5-10 किलोमीटर का जो रेडियस है, क्योंकि 10 किलोमीटर से नीचे तो जाके हम निकालेंगे नहीं। तो वही जो 5-10 किलोमीटर रेडियस नहीं, 5-10 किलोमीटर की जो अर्थ की मोटाई होती है, वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं जनरली। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर मौजूद प्राकृतिक अवस्था में, यानी कि नेचुरल स्टेट में
प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले पाए जाने वाले तत्व या यौगिक, अगर मतलब बहुत निम्न क्रियाशील रहा तो वो हो सकता है कि सीधा एलिमेंट के रूप में ही मौजूद हो, और या फिर अपने कंपाउंड के रूप में मौजूद हो। तो अपने एलिमेंट या फिर कंपाउंड तत्व या पाए जाने वाले तत्व या यौगिक के रूप में मौजूद, जो भी तत्व या यौगिक के रूप में मौजूद मौजूद या तत्व या यौगिक के रूप में मौजूद, इसको ऐसे कर लो कि तत्व या यौगिक को तत्व या यौगिक को खनिज या फिर मिनरल कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास अयस्क या फिर और। तो और के बारे में क्या बताया मैंने कि मतलब जिस भी खनिज से धातु का जो निष्कर्षण हो या फिर एक्सट्रैक्शन हो, धातु को प्राप्त करना लाभकारी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अयस्क। तो इसको लिख लो कि जिस खनिज से धातु या फिर ऐसे कर लो तत्व को प्राप्त करना लाभकारी यानी प्रॉफिटेबल हो, उसे अयस्क या फिर और कहा जाता है। तो जिस धातु से अयस्क को प्राप्त करना आसान हो वो मतलब जिस खनिज से धातु को प्राप्त करना आसान हो वो हो जाएगा हमारे पास और। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी खनिज है सभी का सभी अयस्क हो वो जरूरी नहीं है, यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारा खनिज को हम बस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उससे जो धातु को प्राप्त करना है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम लोग उसको उसमें कुछ करते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास खनिज और अयस्क के बारे में। अब जो अयस्क है, अयस्क जो हम लोग डिफाइन कर लिए, तो अयस्क में तीन तरह की धातुएं हमको प्राप्त हो सकती है: उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। तो जो निम्न क्रियाशील है जनरली वो अपने सल्फाइड अयस्क वगैरह में या फिर स्वतंत्र अवस्था में भी होती है। जो मध्यम क्रियाशील है वो अपने कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में होती है। तो कार्बोनेट से वो हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में कि क्या होता है निस्तापन, क्या होता है भर्जन। तो उसके लिए कार्बोनेट से निकालने के लिए निस्तापन का यूज किया जाता है, निस्तापन। और इससे सल्फाइड से निकालने के लिए भर्जन, फिर धातु का ऑक्साइड अपचयन, फिर धातु का शोधन, इस तरह का प्रोसेस है। और जो उच्च क्रियाशील होते हैं उसके लिए जनरली उसके मेटल मतलब जो अयस्क है उसको मेल्ट करके फिर उसके साथ उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, उस तरह से हमको प्योर मेटल प्राप्त होता है। तो ये सारा हम लोग जो इसमें आगे देखने वाले लेक्चर में ये इसी चीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलो, तो खनिज अयस्क के बारे में देख लिया, इसका कर लो इसको नोट डाउन।
अब जो ये अयस्क है हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? जमीन से, धरती से। जब उसको निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? बहुत तरह का इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियां होती है, जैसे कि मिट्टी होगा, बालू हो गया। इस तरह का जो इम्प्योरिटी है उसको कहा जाता है गैंग। क्या कहा जाता है? गैंग। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं गैंग क्या होता है। एक मिनट, ये तो ठीक है। इसका देखिए एक उसमें रह गया था तो आगे आ गया था, हम लोग इस पे आ जाता है। गैंग क्या होता है? गैंग, गैंग यानी कि अयस्क। अ, अयस्क में जो अशुद्धि होती है वो हो गया हमारे पास गैंग। तो अयस्कों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटीज पाई जाती है, जैसे मिट्टी, बालू, जिन्हें जो धातु का निष्कर्षण करना है उससे पहले क्या करना पड़ेगा उसको? मतलब हटाना। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है जैसे मिट्टी, बालू आदि। ठीक है। इन अवांछित यानी कि हमको वो चीज चाहिए नहीं, अवांछित है वो, तो इन अवांछित अशुद्धियों को गैंग गैंग कहते हैं। जो इन वांछित अशुद्धियां हमारे पास उसको क्या कहेंगे हम लोग? गैंग यानी कि गैंग कहते हैं। ठीक है। अब जो हम लोग आते हैं अपना मेन जो टॉपिक है, ये तो मतलब बेसिक सा इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया इसमें कि क्या क्या जो टर्मिनोलॉजी है, खनिज क्या होता है, एस क्या होता है, गैंग क्या होता है, उसके बारे में जान लिए। अब जो इसमें है कि उससे धातु प्राप्त कैसे करेंगे, यानी कि धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण, मेटल को प्राप्त करना यानी धातु का निष्कर्षण क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। हाँ, तो अगर सबसे पहले पूछे कि धातु का निष्कर्षण होता क्या है इसको, तो अयस्क से, यानी कि अयस्क पहले हम लोग डिफाइन कर लिए कि इस खनिज में पर्याप्त मात्रा में धातु मौजूद है। उससे अगर हम मतलब धातु निकालते हैं तो हमको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो अयस्क से शुद्ध धातु, अयस्क से जो हम प्योर मेटल प्राप्त करते हैं, उसके बीच का जितना सारा प्रोसेस है, उसके बीच का जितना सारा प्रोसेस है वो सब सब किसके अंदर आता है? निष्कर्षण के अंदर आता है। निष्कर्षण के अंदर आता है। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु का निष्कर्षण कहलाती है। यानी कि
अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरह का धातु है, उसका अलग अलग तरह का निष्कर्षण होता है। कम क्रियाशील धातु का किस तरह से करेंगे, मध्यम क्रियाशील धातु का किस तरह से करेंगे, उच्च क्रियाशील धातु का किस तरह से करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा कि आयनिक यौगिक क्या होता है। आयनिक यौगिक के बाद उसका बनने का तरीका, दो सोडियम क्लोराइड किस तरह से बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से बन रहा है, ये देखा। फिर साथ में उसका जो प्रॉपर्टी होता है आयनिक यौगिक का गुण, आयनिक यौगिक का गुण देखा हम लोगों ने कि उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। फिर उसके बाद जाना कि खनिज क्या होता है, फिर अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा कि धातु का निष्कर्षण किसको कहते हैं। अब निष्कर्षण कैसे होता है, क्या क्या उसका प्रोसेस है, उसमें भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, सल्फाइड एस्क से कैसे निकालते हैं, कार्बोनेट एस्क से कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ हम लोग अगला जो इसका लेक्चर है, इसका जो अगला पार्ट है उसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये जो इसका लेक्चर कहाँ मिलेगा तुमको, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, जो बोर्ड वाला पीडीएफ है वो। ठीक है, चलो धन्यवाद।